हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण सिंह, ज्योग्राफी फैकल्टी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है अब बहुत जल्द ही होने वाला है। इट मीन्स जून में ये एग्जाम होने वाला है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब समय जो है कम ही बच गए हैं, यानी हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। इट मीन्स आज की जो सेशन है, आज की जो क्लासेस में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में समझेंगे। यदि मैं इस टॉपिक को समझने की बात करें, इट मीन्स किस अप्रोच के साथ इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें सबसे पहले समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इट मीन्स व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व होगा, हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनके साथ साथ में इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें से यूनेस्को के मैप प्रोग्राम, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम्स है, इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम्स में। इसके बाद आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये, और कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे इंडिया में, उनको भी डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इट मीन इस टॉपिक को समझने का है हमें क्या क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में कौन कौन से शामिल हैं, इनकी संरचना स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, देखो यदि बायोस्फीयर रिजर्व को समझना है तो जैसे आप मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी पर जो लैंड रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मान लेते हैं हमारा हो गया एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, और ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर आप लोग ध्यान से, ये जो देख रहे हो ट्रांजिशन रीजन, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो आप, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का ट्रांजिशनल जोन है। तो बेसिकली जो बायोस्फीयर है वो आपको यही रीजन है ट्रांजिशन, ये बना आपका बायोस्फीयर। इट मीन बायोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। ये ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें तीनों शामिल है, देखो ना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें लिथोस्फीयर भी शामिल है, हाइड्रोस्फीयर भी शामिल है और एटमॉस्फेयर भी शामिल है। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखना आपको, फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना, दोनों में, फ्लोरा एंड फौना दोनों के अंदर, दोनों की डाइवर्सिटी अधिक होती है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हाई होती है। इट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा जहां पर आपको फ्लोरा फोना की बायोडाइवर्सिटी भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। इट मीन्स इसको हम यदि डिफाइन करें तो बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर फ्लोरा एंड फोना आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। जहां पर फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट, बेसिकली ये एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक पाई जाती है, किसकी, फ्लोरा की भी फोना की भी। इट मीन वेजिटेशन और एनिमल दोनों की बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े प्लांट्स को शामिल करते हैं, छोटे प्लांट्स भी होंगे और आपको बड़े प्लांट भी होंगे। देखो बायोडाइवर्सिटी अधिक होने का ये इम्पैक्ट ये होता है कि यहाँ पे ना वेरिएशंस अधिक होंगी, तो कई तरह के स्पीसीज पाई जाएंगी जो फ्लोरा फोना की, जिसमें डेंजर स्पीसीज भी होंगे, इंडेंजर कंडीशंस में भी होंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्स वाले भी होंगे, कुछ वल्नरेबल्स भी होंगे जो खतरे की स्थिति में है। ऐसे सारी तरह के यहाँ पर आपको स्पीसीज मिल सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जो प्रोटेक्टेड एरियाज में है हमारे यहाँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ टोटल 18 है, जिसको हम लोग मैप में यदि देखें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व दिखेंगे। जैसे यहाँ देखो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, कंचनजंगा दिख रहा है सिक्किम के अंदर, मानस असम में दिख रहा है, नौकरेक मेघालय में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिबांग डिब्रू सिखवा ये आपको असम में दिख रहा है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शिमलीपाल उड़ीसा, अचकानमारा अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पन्ना एमपी में है, पंचमढ़ी एमपी के अंदर है, रण ऑफ कच्छ भी एमपी गुजरात में है, नीलगिरी जो केरला तमिलनाडु कर्नाटक रीजन में है, अगस्था मलाई केरला तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, सिसाचलम आंध्र प्रदेश में है,
इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, अंडमान निकोबार में, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो हमें क्या करना है, इस मैप को एक बार देख लोगे, क्योंकि मैप को देखोगे तो आपको याद रखना आसानी होगी, क्योंकि स्टेट के साथ ये रिलेटेड है, स्टेट के मैप के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत इजीली बता पाओगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनकी आंसर आसानी से दे सकते हो। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश कर। इनमें से आउट ऑफ 18, 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जिनमें से आप देखोगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11, जिसको हम लोग 11 कहते हैं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के पार्ट है। और ये जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, मैप, तो शॉर्ट में हम लोग मैप के नाम से समझते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च हुआ था 1971 में। कई बार यहाँ पे आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट दिया जाए इन इंडिया 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया जाए यूनेस्को मैप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1971। ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन ए ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, और ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन सी है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमसे फॉर्म्ड किए जा सकते हैं। ठीक समझ रहे हैं इसको? इट मींस आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक, हम लोग अभी देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं हम लोग इस चीज को? मैप पे अभी देखा हमने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर। अब देखो, यदि हम बायोस्फीयर रिजर्व की स्ट्रक्चर्स की बात करें, यानी अब हमें समझना ये है कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। सॉरी, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर की बात करो, चाहे इसको हम लोग यहाँ से यहाँ समझते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सी बात, बायोस्फीयर रिजर्व को तो इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, इस फिगर से क्लियर। देखो, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं कोर एरिया, यानी बायोस्फीयर का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है वो कहलाता है कोर जोन, जहाँ पर नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी, इस पार्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, इसी को बोलते हैं हम लोग कोर जोन। इसी कोर जोन से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है, उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं बफर जोन, जहाँ पर टूरिज्म होती है बट इको टूरिज्म। देखो, इको टूरिज्म क्या अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लो कोई टूरिज्म ऐसा होगा जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट या पर्यावरण को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते होंगे, पूरी तरह से उनको ध्यान में रख कर टूरिज्म करने होंगे। जैसे इस रीजन में आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचे। इट मीन्स आपको क्या करना होगा, वहाँ के लोकल पीपल्स का पार्टिसिपेंस बढ़ाना होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनका उसमें योगदान बढ़ाना होगा, तभी जाकर के वहाँ पे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो इको टूरिज्म की यहाँ पे परमिशन होगी। इसके अलावा ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी कर सकते हैं लिमिटेड फॉर्म्स में। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप समझोगे ना बफर जोन के साथ, वो ये है कि यहाँ पर रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए होते हैं, ये एक बायोडाइवर्सिटी रीजन्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रीजन्स में रिसर्च की आपको नीड होती है। जो सबसे आउटर साइड हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, और इस ट्रांजिशन जोन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स मिल सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन हो सकते हैं, यानी क्रॉप कल्टीवेशन और ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको जुड़े होंगे, ट्रांजिशन जोन के साथ जुड़ा होगा। यानी अब बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो सबसे पहला है कोर जोन। कोर जोन मस्ट कंटेन सुटेबल हैबिटेट फॉर द न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए होता है। ठीक है, समझ रहे इसको? यहाँ पर आपको जेनेटिकल वेरिएशंस भी अधिक हो सकते हैं कि, और इसी वजह से क्या होता है, core areas are often conserve the wild relatives of economic species and also represent important genetic reservoirs having exceptional scientific interest। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लगभग रोका गया पूरी तरह से। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल कोई भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटेड रखा जाता है। उसी कोर के साथ जगह हुआ ये एरिया देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है कोर एरिया, ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपका बफर जोन है। तो बफर जोन में आपको टूरिज्म्स होते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट का रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट रीजन, जो ट्रांजिशन जोन का देख सकते हो बफर जोन के साथ। तो बफर जोन की क्या क्या विशेषताएं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, कि बफर जोन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यानी कैसी एक्टिविटी बफर जोन से रिलेटेड होगी। ठीक है, लिमिटेड रिक्रिएशन से टूरिज्म है, फिशिंग है, ग्रेजिंग एटसेट्रा ऐसे। इसके अलावा रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आओगे तो
आपको सबसे लास्ट का जो रीजन है बाहर का, उसका नाम है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व का। इट इज बायोस्फीयर रिजर्व के स्ट्रक्चर को समझा तो कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन में डिवाइड करते हैं। देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट से बने हुए यहाँ पर ट्रांजिशनल जोन एरिया। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक हम लोग। अब देखो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके लिस्ट दिए हुए हैं आपके सामने, ये कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, किस किस स्टेट में कब कब ये एस्टेब्लिश होते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व को न समझना है, यानी ना भी याद हो तो चलेगा, बट हमें उन बायोस्फीयर रिजर्व को जरूर याद रखना है जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के पार्ट हैं। जो आउट ऑफ 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को मैप प्रोग्राम के पार्ट है, तो वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो यूनेस्को मैप प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। तो हम लोग देखेंगे वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। देखो सबसे पहले जो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट्स ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो 2000 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का पार्ट बना था, जिसकी लोकेशन है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। बेसिकली नीलगिरी में क्या होता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलती हैं और उसी रीजन में है ये। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी सबसे अधिक पाई जाएगी। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में है 2001 में। यदि एरिया वाइज देखा जाए तो जितने भी बायोस्फीयर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है उनमें लार्जेस्ट यही है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कौन? गल्फ ऑफ मन्नार। इसका रहेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, 2001 में शामिल किया गया था। उसके बाद आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका उत्तराखंड में है 2004 में। नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय के अंदर 2009 में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 2009 में ये भी था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है 2009 के अंदर। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार में है 2013 में। अचकानमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर में 2012 में। और अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु में 2016 में। और कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर 2018 में। ये टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का पार्ट है। इनमें सबसे नया जो है वो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। ठीक है, याद रहेगा इस चीज़ हमें। तो इनमें हमें याद रखने इन कब हुए थे, इनके ईयर को, किस स्टेट में है, इतनी हमें चीज़ें इसमें याद रखनी है। इसको हम लोग मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे मैंने मैप में देखे तो ये सुंदरबन का रीजन हो गया, ये हमारा ये शिमलीपाल का रीजन हो गया, ये आपका नीलगिरी बेल्ट हो गया, ये आपका अगस्थामलाई है, ये गल्फ ऑफ मन्नार का बेल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका नंदा देवी उत्तराखंड वाले नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। ये नौकरेक है आपका मेघालय के अंदर। ये अचकानमार अमरकंटक है, ये आपका पंचमढ़ी है एमपी में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के ये मैप भी है, तो इन्हें हमें मैप में भी देखना है ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। ठीक है, समझ रहे हैं इन बातों को हम लोग, ये सारे मैप हमें देखने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो वन बाय वन क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझेंगे, सारे तो नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ विशेषताएं होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स रीजन साउथ इंडिया। बेसिकली ये आपको नीलगिरी पे क्या होता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती हैं, वहाँ पर है ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे सबसे अधिक है, यानी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ जुड़ा हुआ है तो नीलगिरी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इंडेंजर स्पीसीज है, एक लायन टेल्ड मकाओ और दूसरा आपका नीलगिरी तहर। इसको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लायन टेल्ड मकाओ कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी तहर, तो आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड दोनों इंडेंजर स्पीसीज है। इसका मैप आप देखोगे तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है। ठीक, जो नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है ये, और ये उत्तराखंड का जो बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको वैली ऑफ फ्लावर से एडजॉइन है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर बायोस्फीयर रिजर्व इन द उत्तराखंड रीजन। नेक्स्ट जिसका मैप देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के नेक्स्ट आप आइएगा तो आपका है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, कोरोमंडल कोस्ट के साथ एडजॉइन है ये, कोरोमंडल कोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कई कोरल्स आइलैंड्स भी हैं इसमें। आपको यहीं पर आपको एडम्स ब्रिज भी है जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे वाले रीजन में ये रिलेटेड है, सिचुएटेड। ठीक है, जिसकी लोकेशन जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, याद रखेंगे। और ये इंडिया का लार्जेस्ट, यदि बात करें जितने भी मैप प्रोग्राम में शामिल बायोस्फीयर में सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट भी है ये। इसके अलावा आप देखोगे ये गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है।
इनके साथ आप आइएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन एमपी, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क को मिलकर के बनाया गया। ये बोरी, पंचमढ़ी और सतपुड़ा, यानी यह सतपुड़ा पर्वत पे स्थित है। जो सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम धूपगढ़ है, वो आपको इसी के पास में है। ये सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है, याद भी रखना है इसको। इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा कौन सा है? धूपगढ़, ठीक है। जिसका लोकेशन देखा जाए मैप, तो ये आपका हो गया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र एमपी के अंदर। इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है अचकानमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जहां से आपको नर्मदा, जोहिला और सोन रिवर ओरिजिनेट भी होती है इसी रीजन से। यहाँ से 3 रिवर सिस्टम्स जो है, मेजर रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होती है कहाँ से? अचकानमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली इट्स सिचुएटेड एट द बॉर्डर एरिया ऑफ एमपी एंड द छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। आप देख सकते हो मैप में, ये आपका है अचकानमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन, ठीक है। जैसे नर्मदा, जोहिला और सोन 3 रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक। समझ रहे हैं इस चीज को हम लोग। एक बायोस्फीयर रिजर्व को उड़ीसा में है, उसका नाम है शिमलीपाल, शिमलीपाल नेशनल पार्क। ये बेसिकली लोकेटेड है इन द उड़ीसा के अंदर, ठीक है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एलिफेंट रिजर्व भी है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी है, पारे ही पानी वाटरफॉल्स, सिचुएटेड है आपको शिमलीपाल नेशनल पार्क के साथ ही। आप मैप पे देख सकते हो, ये है आपका शिमलीपाल, ठीक है। अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको केरला और तमिलनाडु, बेसिकली केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में, कन्याकुमारी, तिरुवनेली, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हीं में ये फैला हुआ अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरला एंड तमिलनाडु में। लोकेशन देखा जाए तो ये हमारा अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का मैप। चले एक बायोस्फीयर रिजर्व और देखा जाए, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, बेसिकली कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में। ये फेमस है आपको मिसमी ताकिन के लिए, देख रहे हो ये मैप में, ये है मिसमी ताकिन। तो रेड गोरल्स आपको ये हैं, इनके लिए रेड पांडा और एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए फेमस है। यानी दिबांग और दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ की जो स्पीसीज में आप देखोगे तो आपको इंडेंजर में है मिसमी ताकिन, जबकि रेड गोरल्स जो है वो आपका वल्नरेबल्स है। ये जो रेड गोरल्स है ये वल्नरेबल्स है, जबकि आपको मिसमी ताकिन जो है यहाँ पर इंडेंजर स्पीसीज है। इसके अलावा रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, ऐसे स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगे किसमें? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जिसका मैप देखा जाए तो ये देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश में ये वाला रीजन जो है आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन हो गया, ठीक है गाइस। समझ रहे हैं इस चीज को हम लोग। तो आई होप आप सभी लोग को पसंद आएगा, ये सेशन अच्छा होगा, बहुत यूजफुल एग्जाम के लिए। तो सभी लोग इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू गाइस।